वेलकम टू बिट इनिंग्स। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज के जो न्यूज़ अपडेट्स में शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह अपने ट्विटर हैंडल से। बेसिकली जो इस प्रोग्राम को बनाने का पर्पस ये है कि जितनी भी जो पीछे जो 24 घंटे के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनकी एनालिसिस करके बताना कि उस न्यूज़ का मतलब क्या है। न्यूज़ तो ऑब्वियसली आपको अलर्ट आ जाता है, आप उसकी हेडलाइन पढ़ लेते हो। न्यूज़ के अंदर आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स के अंदर आप न्यूज़ तो देखते रहते होगे, लेकिन न्यूज़ के अंदर भी एक न्यूज़ होती है। एक न्यूज़ का पर्पस होता है, उसकी एक एनालिसिस होती है। उस एनालिसिस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको तभी पता लगेगा कि इस न्यूज़ की कितनी रेलेवेंस है और कितनी इम्पोर्टेंट है। हर न्यूज़ इम्पोर्टेंट होती है क्या? नहीं। हर न्यूज़ रेलेवेंट है? नहीं। लेकिन बीते 24 घंटे में कुछ न्यूज़ होती हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और पर्टिकुलर होती है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कुछ न्यूज़ मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ और डेली बेसिस पे करने की कोशिश करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ से कि आज ऐसी कौन-सी ख़ास न्यूज़ है। तो हमेशा की तरह मैं अपनी जो न्यूज़ की शुरुआत हमेशा अपने ट्विटर हैंडल को शेयर करके करता हूँ। तो ये मेरा ट्विटर हैंडल है और आज मैंने एक पर्टिकुलरली एक ट्वीट किया। 2 ट्वीट किया, 2 ट्वीट्स के बारे में बात करूँगा। अगर मुझे आप ट्विटर हैंडल पे फ़ॉलो नहीं करते हो तो ये मेरा ट्विटर हैंडल है @simplykashif। तो आप मुझे ट्विटर पे फ़ॉलो करिए। सो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ने जो प्रोविडेंट फंड है, तो जो एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड होता है, जो मैंडेटरी होता है, आपकी सैलरी से कटता है, उसपे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है एक पर्टिकुलर। तो 2021-2022 का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.10% फाइनल हुआ है। तो अगर आप सैलरी बेस्ड हो और अगर आपको तनख्वाह मिलती है और आपका प्रोविडेंट फंड कटता है, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि 2021-2022 में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 8.10% आपको रिटर्न मिलेगा आपके प्रोविडेंट फंड में। अब मैं क्यों ये न्यूज़ कवर कर रहा हूँ? देखिए, इन्फ्लेशन जो जो है इस टाइम इन्फ्लेशन का रेट इंडिया में ऑलमोस्ट 6% है। इस महीने देखने वाला होगा कि मार्च के महीने में कितना आता है। अगर मार्च के महीने में 6% से ऊपर आया, तो आप मोटा-मोटा ये समझिए कि जो इन्फ्लेशन है वो 6% है, रिटर्न आपको सपोज़ आपके फंड पे 8.10 है, तो सिर्फ़ अगर आप देखें कागज़ पे तो 2.10% का रिटर्न है, राइट? तो लेकिन अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन एक्चुअली में जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में है कहीं न कहीं। क्योंकि जो जो इन्फ्लेशन जब कैलकुलेट होती है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कैलकुलेट होता है, वो बेसिकली एक ऐसे बास्केट होती है कमोडिटीज़ की। उसके अलावा जो उस बास्केट के अंदर जो है ट्रैवल और एजुकेशन इंक्लूडेड नहीं होता। ट्रैवल हो गया, एजुकेशन हो गया, ब्रांडेड कपड़े हो गए, जूते हो गए, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑन पेपर जो इन्फ्लेशन 6% है, लेकिन जब आप एक्चुअल में स्पेंडिंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर वो डेफिनिटली डबल डिजिट में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके जो एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड अगर सिंगल डिजिट में है और 8.10% का अगर आपको रिटर्न दे रहा है और अगर आप जितनी इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा अगर आप अपनी इनकम अर्न नहीं कर रहे, आपको आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न नहीं आ रहा है, तो बेसिकली यू आर इन लॉसेस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ और आपको फिगर आउट करना चाहिए कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को किस तरीके से मैनेज करूँ, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करूँ कि मैं एटलीस्ट जो इन्फ्लेशन रेट है उससे कहीं ज़्यादा मैं रिटर्न ले पाऊँ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये। इनफैक्ट एनएफटीज़ हम देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से ये मार्केट इवॉल्व हो रही है, राइट? तो अगर मैं बात करूँ तो एनएफटी स्पेस में जो सबसे पहले एनएफटी आई थी वो क्रिप्टो पंक्स थी और क्रिप्टो पंक्स के पीछे जो कंपनी थी उसका नाम था लार्वा लैब्स। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा जो जिसके अंदर वॉल्यूम था, जो दूसरे नंबर की सबसे पॉपुलर जो एनएफटी आई, वो बोर्ड ऐप यार्ड क्लब थी, राइट? जिसका अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँ तो ये जो आप ये ऐप देख रहे हैं ये बोर्ड ऐप यार्ड क्लब। और ये अगर आपने इस तरह का देखा होगा तो ये पॉपुलर है, पिक्सेल्स के अंदर जो इमेज देख रहे हैं ये क्रिप्टो पंक है। तो क्रिप्टो पंक सबसे पहले थी और बोर्ड ऐप यार्ड क्लब जो दूसरे नंबर पे थी, लेकिन बहुत जल्दी बोर्ड ऐप यार्ड क्लब ने इसको कहीं न कहीं जो क्रिप्टो पंक था इसको टेक ओवर कर लिया था। उसकी खास वजह ये है कि जो बोर्ड ऐप यार्ड क्लब है उसके पीछे जो टीम है वो काफ़ी एग्रेसिव बिज़नेस माइंडेड टीम है। उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि बोर्ड ऐप यार्ड क्लब का जो कमर्शियल राइट्स हैं पूरे के पूरे जो उसके ओनर हैं उसको ट्रांसफ़र कर दिया था।
तो जिसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हुई। कमर्शियल राइट्स के बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पे अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो नंबर 1 पे थी, नंबर 1 और नंबर 2 मतलब क्रिप्टो पंक्स और लार्वा और क्रिप्टो पंक्स और बोred एप याट क्लब, मतलब युगा लैब्स और लार्वा लैब्स, ये दोनों एक कंपनी हो गई। तो बेसिकली युगा लैब्स ने लार्वा लैब्स को बाय कर लिया। तो अब आप समझो कि नंबर 1 एंड नंबर 2 एक ही कंपनी का हो गया। तो पहले क्या था कि जो क्रिप्टो पंक जब जिसके पास था, उसके कमर्शियल राइट्स ओनर के पास नहीं होते थे। तो अब क्या हुआ कि युगा लैब्स ने जब क्रिप्टो पंक्स को बाय किया, तो अब क्रिप्टो पंक्स के कमर्शियल राइट्स भी जो है वो ओनर को दे देंगे। अब बेसिकली कमर्शियल राइट्स का मतलब क्या होता है? पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं, राइट? सो कमर्शियल राइट का मतलब ये होता है कि commercial right means any and all rights of a commercial nature connected with events, including without limitation broadcasting rights, sponsorship rights, merchandising and licensing rights, ticketing rights, promotional rights, catering and hospitality rights, न्यू मीडिया राइट्स एंड इंटरैक्टिव गेम्स राइट। आप सोचो कि मैंने इसमें सारे के सारे राइट्स कवर कर लिए। सो बेसिकली क्या होता है कि जिसके पास भी बोर्ड एप आर्ट क्लब है, वो अपनी टी-शर्ट, अपनी कैप, अपनी कमर्शियली उसका उसकी कोई कोई वो चाहे तो बियर, कोई चाय, कोई आइस टी, कोई रेस्टोरेंट, कोई बैट, कोई भी मर्चेंडाइज़ किसी भी तरीके से जिसके पास बोर्ड एप यार्ड क्लब का अगर है, तो वो उसको यूज़ कर सकता था। कमर्शियल राइट्स उसके पूरे उसके ओनर के पास होते थे। तो सिमिलरली अब क्रिप्टो पंक्स जब युगा लैब ने ले ली, तो अब जो जितने लोगों के पास भी क्रिप्टो पंक्स हैं, अब उनके पास उसके कमर्शियल राइट्स आ जाएँगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही मैसिव डेवलपमेंट है एनएफटी स्पेस में। आप ये सोचो कि नंबर 1 और नंबर 2 अगर हम देखें, तो एनएफटी का ओवरऑल $10 बिलियन का जो मार्केट कैप है इन दोनों कंपनीज़ का मिला के, $10 बिलियन का जो मार्केट कैप है, आप सोचो कि वो एक ही कंपनी के पास है, युगा लैब्स। तो अब डेफ़िनेटली इसका फ़ायदा जो क्रिप्टो पंक्स हैं के ओनर हैं, और क्रिप्टो लार्वा लैब्स का क्रिप्टो पंक था, मीबिट था। तो मीबिट्स, क्रिप्टो पंक्स, बोर्ड एपी आर्ट क्लब, मूटेंट म्यूटेंट ऐप यार्ड क्लब, ये 4 चीज़ें जो हैं एक ही कंपनी की हो गई हैं। आप सोच सकते हैं कि जो इनके ओनर्स हैं, डेफ़िनिटली उनको बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं फ़ायदा होगा। इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो एक और आ रही है, वो ये कि गोल्डमैन सैक को हम सब जानते हैं कि यूएस का एक बहुत बड़ा मेगा बैंक है, वन ऑफ द मेजर बैंक है, और हमने ये देखा था गोल्डमैन सैक ने अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र किया था कि वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली गैलेक्सी डिजिटल फंड के थ्रू अब गोल्डमैन सैक क्या कर रहा है, अपने क्लाइंट्स को इथेरियम में भी इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन दे रहा है। तो पहले सिर्फ़ गोल्डमैन सैक क्लब अपने क्लाइंट्स को सिर्फ़ बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए एक ऑप्शन दे रहा था। अब लेकिन वो इथेरियम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी मैसिव न्यूज़ है कि शुरुआत बिटकॉइन से हुई, अब इथेरियम में। तो ये जितने बड़े-बड़े बैंक्स हैं, अभी कहीं न कहीं पूरी तरीके से इन्होंने क्रिप्टो इकोसिस्टम को समझ लिया है, और अब ये अपने क्लाइंट्स को धीरे-धीरे और ऑल्ट कॉइन्स को भी एक्सपोज़र दे रहे हैं। बस अभी सिंपल सी बात ये है कि अभी ये सबको नहीं दे रहे हैं। अभी एटलीस्ट जिनका 2.5 लाख यूएस डॉलर से ऊपर का जिनके पास बैकिंग है, जिनके पास सेविंग्स हैं, अभी ये अपने हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को ही ऑफ़र कर रहे हैं। अभी छोटे-छोटे रिटेल क्लाइंट्स को नहीं कर रहे। लेकिन फ्यूचर में आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन भी ऑफ़र करेंगे छोटे क्लाइंट्स को, स्मॉलर क्लाइंट्स को, और कल को इथेरियम भी ऑफ़र करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि यूरोपियन यूनियन, सो बेसिकली क्या है कि यूरोपियन यूनियन में 14 मार्च को एक वोट होना है। सो बेसिकली यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो वर्चुअल करेंसीज़ पे वोट कर रही है। सो बेसिकली क्या है कि एक एक तरीके का फ्रेमवर्क बना लिया यूरोपियन यूनियन ने। तो यूरोपियन यूनियन का जो फ्रेमवर्क है, उसका नाम है मार्केट्स एंड क्रिप्टो एसेट्स, ठीक है? द लेटेस्ट ड्राफ्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन प्रपोज्ड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर गवर्निंग वर्चुअल करेंसीज़, के क्रिप्टो करेंसीज़ को गवर्न करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है, जिसका नाम है मार्केट्स एंड क्रिप्टो एसेट्स, माइका। सो बेसिकली माइका के अंदर जो है ये क्यों एकदम बन रहा है यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि यूरोप ने ये देखा कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे, तो रशिया ने के में कोशिश की गई, वहाँ के जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने उन सैंक्शंस को बाईपास करने की कोशिश करी थ्रू क्रिप्टो करेंसीज़। तो अब ये इसीलिए आपने देखा बाइडेन ने भी एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था अभी रिसेंटली, मैंने वो लास्ट वीडियो में कवर किया था। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन भी माइका लेके आ रही है, ताकि वो जल्द से जल्द क्रिप्टो करेंसीज़ के अराउंड लीगल फ्रेमवर्क बना सके। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क इज़ वेरी एनर्जी इंटेंसिव कंसेंसस मैकेनिज़्म दैट अंडरलाइन्स पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज़ लाइक बिटकॉइन एंड ईथर। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि बिटकॉइन को प्रूफ ऑफ वर्क से
किसी और कंसेंसस मैकेनिज़्म पे शिफ्ट होना पड़ेगा, जो एनर्जी इंटेंसिव नहीं होगी। अब आप सोचिए कितनी बेवकूफ़ी की बात है। मतलब एक एक डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोटोकॉल है बिटकॉइन, एक डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोटोकॉल है इथेरियम। अब इन दोनों में आप किसको पुश करोगे? हाउ कैन यू पुश एनीबॉडी? चाइना ने पुश करके देख लिया। क्या आपने चाइना से एग्ज़ाम्पल नहीं लिया कि चाइना ने जब बिटकॉइन की माइनिंग पूरी बैन कर दी, तो क्या वो बैन कर पाया? नहीं। तो आप यहाँ पुश किसको करोगे? तो ये आप देखिए कि अभी जो रेगुलेटर है, उसको भी पूरी तरीके से समझ नहीं आया है कि आप जब पुश कर सकते हो, तो आप एक सेंट्रल अथॉरिटी को पुश कर सकते हो। क्योंकि बिटकॉइन अगर कंपनी होती कोई, तो आप एक उस कंपनी के सीईओ को फोर्स कर सकते थे, थ्रेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप किसको थ्रेट करोगे? तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की होना बहुत ज़रूरी है। लगता है कि यूरोपियन यूनियन जैसे जो महारथी, मतलब इतनी बड़ी कमीशन, इतना बड़ा यूरोप के इतने सारे देशों की एक कमीशन, एक कमिटी, वो ये फिगर आउट नहीं कर पा रही कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे लाने के लिए आप बिटकॉइन और इथेरियम को थ्रेट नहीं कर सकते। अगर इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हो रहा है फ्यूचर में, तो वो उसका जो कंसेंसस मैकेनिज़्म अगर चेंज करने का फैसला है, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी ने डिसेंट्रलाइज़ तरीके से वोट करके किया है। तो किसी को आप फ़ोर्स नहीं कर सकते यहाँ पे। आप बिटकॉइन को फ़ोर्स नहीं कर सकते कि वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे माइनिंग अलाउ नहीं करोगे यूरोपियन यूनियन में, फेयर इनफ। वहाँ पे माइनर नहीं आएगा, माइनर ऐसी जगहों पे चला जाएगा, जहाँ पे उसको वो माइनिंग कर सकता है और फेवरेबल कंडीशंस होंगी। सो ये ऑल इन ऑल इट्स अ, ये आज की न्यूज़ अपडेट्स थे। आई एम श्योर कि आपको ये न्यूज़ अपडेट्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ऐसे न्यूज़ अपडेट्स मैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे लेके आता हूँ, क्योंकि पूरे दिन में कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो आप तक जाना ज़रूरी है। और खबरों का डिलीवर करना इम्पोर्टेंट नहीं है, खबरों के पीछे जो खबर है, जो उसकी एनालिसिस है और उसका जो इम्पैक्ट है, उसके क्या मतलब है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको आज का अपडेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।